नमस्कार दोस्तों, नमस्कार और जय भीम साथियों। मैं श्याम शिरसाट आप सभी का सोशल नेटवर्क सोशल इंजीनियर चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। यह हमारा 6वां वीडियो है और कुछ हमारे कंप्यूटर में लैपटॉप में खराबी के कारण हम पिछले 8 दिनों में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सके, इसलिए हमें खेद है। और आज से हम वापस फिर से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो यह हमारा 6वां वीडियो है और इस सोशल इंजीनियर चैनल से हम बाबा साहब ने जो मूक नायक और बहिष्कृत भारत में मराठी में समाचार पत्रों में जो लेख लिखे हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हिंदी में अनुवाद करके चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही इस लेखों का आज के 2020 में जो इम्पोर्टेंस है और आज की उसमें परिस्थिति भी विषय एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज का जो 6वां यानी 6th आर्टिकल है उसका नाम है स्वराज्य के माता पिता, यानी स्वराज्य के माता पिता। तो हम अभी ये लेख पढ़ेंगे। तो यह लेख शनिवार दिनांक 14 फरवरी 1920 में विविध विचार के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। बाबा साहब भी लिख रहे हैं, जैसे ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता अथवा विश्वामित्र को प्रति सृष्टि का निर्माता होने पर गर्व होगा, उसी तरह मनुष्य योनि में जन्मे हर उस व्यक्ति को अपनी किसी भी रचना पर गर्व होना स्वाभाविक है। अभी यहाँ पे विश्वामित्र को प्रति सृष्टि का निर्माता, तो जैसे हमें मालूम है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है, तो ये विश्वामित्र की प्रति सृष्टि क्या है, ये काफी इंटरेस्टिंग मैटर है कि जो वैदिक धर्म में वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम में पहले 2 वर्ण है, ब्राह्मण और क्षत्रिय। बाकी के 2 वर्ण है, वैश्य और शूद्र, वो तो सबसे नीचे निम्न अवस्था में है। लेकिन ये जो 2 उच्च अवस्था में जो वर्ण है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो उनमें भी एक कॉम्पिटिशन थी कि कौन सा वर्ण किससे श्रेष्ठ है। तो ये कॉम्पिटिशन में हमेशा ब्राह्मणों के हाथ में लिखने की कला थी, तो उन्होंने हमेशा ब्राह्मण को हमेशा क्षत्रियों से श्रेष्ठ माना है। तो ये जो विश्वामित्र है, तो ये विश्वामित्र भी ब्राह्मण क्षत्रियों से किस तरह श्रेष्ठ है, इसकी एक मिसाल है। तो विश्वामित्र एक्चुअली क्षत्रिय नहीं थे, विश्वामित्र एक्चुअली ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे और उनका नाम राजा कौशिक था। और उनकी और जो महर्षि वशिष्ठ है जो ब्राह्मण थे, तो उनमें इन दोनों में हमेशा एक स्पर्धा रहती थी। तो जैसे अभी ये प्रति सृष्टि का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो प्रति सृष्टि में अभी उसके पहले और एक कहानी इंटरेस्टिंग है कि विश्वामित्र अगर राजा थे तो वो फिर ब्राह्मण किस तरह बने। तो उन्होंने हमेशा देखा कि जो ब्राह्मणों का तेज ज्यादा है या उनके पास जो अस्त्र है या विद्या है, उससे हमेशा वो क्षत्रियों को पराजित करते थे। इसलिए उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और उन्होंने खुद को ब्राह्मण बनने के लिए घोर तपस्या की और खुद के लिए उन्होंने ब्राह्मण का दर्जा हासिल किया। तो बाद में जब ये जो त्रिशंकु नाम का राजा था, वो इवाक्षु कुल का था और उसे सदैव स्वर्ग में जाने की इच्छा थी, तब वह जो त्रिशंकु था वो महर्षि वशिष्ठ के पास गया और उन्होंने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की। तब वशिष्ठ ने उन्हें मना कर दिया कि ऐसा नहीं करना है। तब इस त्रिशंकु ने महर्षि वशिष्ठ को कुछ बुरे शब्द कहे, तो इससे क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने उसे चांडाल होने का शाप दे दिया। अभी चांडाल होने के बाद वो उसके मंत्री और सब उसको छोड़कर चले गए और वो आम जिंदगी जीने लगा। तब भी उसने फिर विश्वामित्र से संपर्क किया। तो विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, हम आपके लिए यज्ञ करेंगे और आपको स्वर्ग में भेजेंगे। तो स्वर्ग में भेजने के लिए फिर विश्वामित्र ने जैसे यज्ञ आरंभ किया, तो आपको मालूम है कि यज्ञ आरंभ करने वक्त तो सभी को वहां पे बुलाया जाता है। तो उन्होंने सभी ब्राह्मणों को, सभी देव क्षत्रियों और जो भगवान थे उनको भी इस यज्ञ में उपस्थित रहने के लिए विनंती की। तब महर्षि वशिष्ठ ने इस यज्ञ में आने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं वो चांडाल है और जो यज्ञ कर रहा है वो क्षत्रिय है, तो ऐसे यज्ञ में हम नहीं आ सकते। तो फिर भी विश्वामित्र ने अपना यज्ञ संपन्न किया और त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजना शुरू किया। जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग के पास पहुंचा तो इंद्र ने उसे कहा कि
महर्षि वशिष्ठ ने तुझे चांडाल होने का शाप दिया, तो ऐसे चांडाल आदमी को स्वर्ग में जगह नहीं, उसने उसको ढकेल दिया। तो इसमें वो त्रिशंकु को और नीचे से विश्वामित्र उन्हें स्वर्ग की तरफ पुश कर रहे और वो इंद्र स्वर्ग से उन्हें नीचे ढकल रहे, तो इसलिए वो बीच में ही लटके रहे, तो इसलिए उनको त्रिशंकु इससे भी कहा जाता है। और फिर जो विश्वामित्र थे उन्होंने उसी अवस्था पर त्रिशंकु के लिए अपनी एक नए स्वर्ग का निर्माण किया, इसलिए उसे प्रतिसृष्टि कहते हैं। तो ये एक अच्छा एक क्या कहते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में जो लड़ाई थी, इसकी एक अच्छी एक मिसाल है। तो अभी हम वापस आर्टिकल पे आते हैं। तो बाबा साहब आगे कहते हैं कि हाल ही में हिंदुस्तान को मिलने वाले स्वशासन के निर्माता होने का श्रेय लेने में स्पर्धा न्याय संगत है। यानी जैसे हमने कहा था कि 1920 का आर्टिकल है, तो पहले विश्व युद्ध के बाद हिंदुस्तान ने अंग्रेजों का साथ दिया था और अंग्रेजों ने उन्हें स्वशासन देने का वायदा किया था। और तो अभी इस खुशी से इस वजह से सभी में एक आशा थी कि अभी स्वशासन मिलने वाला है। तो स्वशासन मिलने वाला है, तो वो स्वशासन का श्रेय लेने में वो जो स्पर्धा हुई, तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो स्पर्धा हुई वो न्याय संगत है। अभी ये स्पर्धा किसमें हुई, तो लोकमाता एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक और लोकमान्य शास्त्री, यह सभी खुद को स्वराज्य निर्माण की विधाता मानते हैं। यानी स्पर्धा 3 लोगों में होगी। और फिर बाबा साहब आगे कहते हैं कि बरे झालियाचे अवघेची सांगाती, अभी एक मराठी संतों का वचन है, बरे झालियाचे अवघेची सांगाती, इसका मतलब बरे झाली यानी अच्छा होना, अवघेची यानी सभी का, और सांगाती यानी दोस्तों का। तो इसका मतलब क्या, बरे झालियाचे अवघाची सांगाती यानी अच्छे दिन में सभी मित्र होते हैं। तो इस संतों के वचन से लोकमान्य तिलक की कोशिश बिल्कुल विपरीत है। अभी जैसे हमने कहा कि तीनों स्पर्धा में है ये एक श्रेय लेने के लिए, तो बाबा साहब कहते कि लोकमान्य तिलक की जो कोशिश है वो विपरीत है। अभी क्यों बाबा साहब ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा दिया गया स्वशासन यानी स्वराज्य बिल्कुल निराशावादी और बेकार है। यह दावा अगर लोकमान्य तिलक कर रहे हैं तो खराब बच्चे का पिता होना यानी इस बेकार स्वराज्य के खुद को विधाता होने का उनका दावा बिल्कुल फिजूल है। यानी बाबा साहब कहते हैं कि एक तरफ अगर कहते हैं कि यह स्वराज्य मिलने वाला स्वराज्य अगर बेकार है, खराब है, तो फिर आप वो खराब बच्चे के यानी खराब स्वराज्य के पिता या उसका क्रेडिट लेने के आप हकदार नहीं है। यह कहा जाता है कि वासनाओं से शील का पता चलता है। अभी एक इंपॉर्टेंट ये है, वासनाओं से शील का पता चलता है। इसका मतलब कि आपका कैरेक्टर किससे पता चलता है कि आपकी इच्छा क्या होती है, आपकी क्या कहते हैं उसको, इच्छाएं क्या होती है, तो इसके ऊपर आपका कैरेक्टर का पता चलता है। तो बाबा साहब इसलिए कह रहे हैं कि अगर तिलक जी की वासना यानी इच्छा है कि मुझे स्वराज्य का स्वराज्य मिलने का क्रेडिट मिलना चाहिए और साथ में वो स्वराज्य बेकार भी है कह रहे हैं, तो इसलिए बाबा साहब कह रहे हैं कि क्या तिलक जी का शील कम दर्जे का है। यह तो फिर आगे हमें बाबा साहब कहते हैं कि यह बच्चा यानी जैसे भी मिले हुए स्वराज्य से बेजेंट और शास्त्री खुश है, इसलिए उनकी बात अलग है। यानी बाबा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तो कोई विरोध नहीं किया, किसने जो एनी बेजेंट थी और लोग शास्त्री थे, तो उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया, इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि उनकी बात अलग है। फिर भी इस बच्चे को गोद लेना यानी स्वराज्य के विधाता होने का उनका दावा खराब नहीं लेकिन अज्ञान मूलक जरूर है। यानी बाबा साहब कह रहे हैं कि ठीक है, वो मान रहे हैं कि भाई हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, तो बाबा साहब कह रहे हैं कि उनका दावा ठीक है लेकिन वो अज्ञान मूलक है। अभी आप बाबा साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हमारी राय से भी बाबा साहब कह रहे हैं कि हमारी राय से मिले हुए इस स्वराज्य के श्रेय पर खुद को पुडारी या नेता कहने वाले किसी का भी हक नहीं है। सिर्फ चिल्लाने से मिलने के लिए स्वराज्य इतना सस्ता नहीं है। यह भी निश्चित नहीं कि सिर्फ आंदोलन से स्वराज्य की प्राप्ति होती है। तो बाबा साहब क्या कहते हैं कि चिल्लाने से या आंदोलन करने से स्वराज्य मिलने वाला जो स्वराज्य इतना सस्ता नहीं है। फिर बाबा साहब आगे और एक इम्पोर्टेंट अभी सेंटेंस कह रहे कि स्वशासन यानी स्वराज्य के उपहार में सत्ता की सोच का जो महत्व है वो आंदोलन में नहीं। यानी बाबा साहब कह रहे कि आप आंदोलन करो या चिल्लाओ, लेकिन आपको स्वशासन क्यों चाहिए या स्वराज्य क्यों चाहिए, इसकी जो सोच है वो सोच ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ना कहने पर भी स्वराज्य का अधिकार अंग्रेजों से छीनना हमारे किसी के बस की बात नहीं है, यह सत्य है। जिस तरह गैर ब्राह्मणों को सामाजिक गुलामी में रखकर पेशवाई में ब्राह्मणों ने सत्ता हासिल की, उसी तरह या उससे बढ़कर अंग्रेज बगैर स्वशासन दिए हिंदी लोगों पर शासन कर सकते थे। लेकिन अंग्रेज यह नहीं करना चाहते हैं। वह बिना किसी दबाव बल्कि इच्छा से स्वराज्य दे रहे हैं। अभी बाबा साहब इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर अंग्रेज स्वराज्य देने को तैयार है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेज किसी दबाव में है या किसी आपके आंदोलन से डरे हैं। तो बाबा साहब का क्या कहना है कि वो स्वराज्य अपनी इच्छा से दे रहे हैं। यहाँ तक कि स्वशासन या स्वराज्य का इतिहास से यही प्रतीत होता है कि इसकी नींव ब्रिटिशों ने केवल सिद्धांतों के खातिर रखी। यानी बाबा साहब कह रहे हैं कि तो अंग्रेज अगर स्वराज्य दे रहे हैं तो वो किसी दबाव के नहीं बल्कि उनके प्रिंसिपल यानी उनके सिद्धांतों के खातिर दे रहे हैं। अभी बाबा साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आगे लिखते हैं बाबा साहब कि हिंदुस्तान में पहली बार शुरू हुई स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रोविंशियल और सुप्रीम काउंसिल शुरू करने जनता से कोई वकील गया ऐसा इतिहास में नहीं लिखा। यानी बाबा साहब कह रहे हैं कि इससे पहले जो स्थानिक स्वराज्य यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या प्रोविंशियल और सुप्रीम काउंसिल जो शुरू हुआ है भारत में, हिंदुस्तान में, तो यह मांगने के लिए यहाँ से कोई वकील नहीं गया है। यह स्वशासन अभी नहीं बल्कि 60 साल पहले से आया है। अभी बाबा साहब 60 साल का जिक्र क्यों करते हैं, क्योंकि 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से जो स्वातंत्र संग्राम जिसे कहा जाता है 1857 का, तो उसके बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की महारानी ने हिंदुस्तान की जो सत्ता है अपने हाथ में ली थी और उन्होंने उसके बाद पूरे हिंदुस्तानियों को आश्वासन दिया था कि हम हिंदुस्तान में धीरे धीरे प्रशासनिक सुधार करेंगे। और उसके बाद 60 सालों में अलग अलग स्टेज पे उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए हैं। तो इसलिए बाबा साहब कह रहे हैं कि यह स्वशासन अभी नहीं बल्कि 60 साल पहले आया है। इसलिए सुशासन यानी अगर ये देश में कुछ अच्छा शासन चल रहा है तो इस नटखट बालक को किसी ने गोद नहीं लिया, किसी ने भी गोद लिया तो भी उसके माता पिता अंग्रेज है या कोई भूले नहीं। यानी बाबा साहब कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट आप कोई भी ले लो, लेकिन उसके जो माता पिता है वो कौन है, अंग्रेज है, ऐसा बाबा साहब कह रहे हैं। तो ये लेख दोस्तों यहीं पर खत्म हो रहा है और अभी हम इस लेख को आज के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मनोगत में यानी पहला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने 1920 में जो बाबा साहब ने जो आर्टिकल लिखे थे उस समय की 1920 की जो हिंदुस्तान में स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसके बारे में चर्चा की थी। तो उसमें हमने कहा था कि पहले विश्व युद्ध में हिंदुस्तान ने अंग्रेजों का साथ दिया क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में अपने स्वशासन में या प्रशासन में अधिक सुधार लाने और हिंदुस्तानियों को शासन में जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें अधिक प्रतिनिधित्व देने का आश्वासन किया था। फिर भी इस बात के लिए अंग्रेजों पर जोर या दबाव डालने के लिए लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट शुरू किया और इस मूवमेंट के द्वारा उन्होंने स्वराज्य या सुशासन के लिए भारत में हर जगह पे आंदोलन किए और लोगों को स्वशासन के प्रति जागरूक किया। इसके बाद 1916 में एक लखनऊ करार हुआ। वो लखनऊ करार वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ और दोनों ने साथ में मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। यह भी सच है कि पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की जगह अमेरिका ने वर्ल्ड के सुपर पावर होने का दर्जा हासिल किया था। उन्होंने सभी और जब उन्होंने दर्जा सुपर पावर हो गए तो उन्होंने जो यूरोपियन कंट्रीज थे, पोर्तुगीज है या फ्रेंच है या डच है जिसको हम ये कहते हैं डेनमार्क, तो और ये अंग्रेज, तो इनके अलग अलग यूरोप, एशिया और अफ्रीका खंडों में अलग अलग जगह उनकी कॉलोनी थी। तो अमेरिका ने उनको ये कहा था कि आप सभी यूरोपियन देशों को कहा था कि अपने एशियाई और अफ्रीका खंडों में जो कॉलोनीज है उनको आप अधिक से ज्यादा अधिकार दे दो। इस वजह से लॉर्ड मेंटिंग्यू जो इंडिया के सेक्रेटरी थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो हिंदुस्तान के वाइसरॉय थे,
उनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा लाए गए सुधारों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, या उसको भारत सरकार अधिनियम यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 भी कहा जाता है। तो इस कानून जब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 लाया, उन्होंने उसमें अधिक सुधार दिए, और इस वजह से, इस सुधारों की वजह से क्या हुआ कि जो स्वशासन या जो अधिकार मिल रहे थे, तो उसका अधिक श्रेय लेने के लिए लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट सामने आई थी। तो आज अगर 2020 में इस घटना को हम किस तरह देखेंगे? अभी जैसे बाबा साहब ने कहा था कि बड़े झालियाचे अवघेची सांगाती, यानी अच्छे होने, अच्छी चीजों का हासिल होने का क्रेडिट सभी लेना चाहते हैं। तो इस वजह से अगर पहले विश्व युद्ध के बाद पूरे हिंदुस्तान में स्वराज्य मिलने की जो उम्मीद जागी थी, तो एक नॉर्मल है कि लोगों ने या आम जनता ने इसका क्रेडिट लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट को देना ये स्वाभाविक था। लेकिन उस वक्त 1920 में वास्तविकता क्या थी? क्या हमें 1920 में स्वशासन प्राप्त हुआ है? तो नहीं। 1920 के बाद 27 सालों के बाद यानी 1947 में हमें संपूर्ण स्वतंत्रता मिली। हमने यह भी देखा कि इस 150 साल के दौरान, यानी अंग्रेजों का शासन 150 साल था, उस 150 साल के दौरान उनकी इस देश पर एक निरंकुश सत्ता थी, और इस निरंकुश सत्ता में भी अंग्रेज सरकार ने अपने शासन में निरंतर सुधार लाने की कोशिश की। तो सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के दबाव या आंदोलन से नहीं, बल्कि ब्रिटिश जनता और राजनीतिक सांसदों ने भी हिंदुस्तान के स्वराज्य या सुशासन के लिए भी अंग्रेज सरकार पर ज्यादा जोर दिया था। अभी ये हम आगे आर्टिकल हम और भी पढ़ेंगे कि इसमें ब्रिटिश शासन या जो अंग्रेजी सांसद थे, यानी उनके जो एमपी कहते हैं, तो उन्होंने किस तरह मदद की। वहां का जो लेबर पार्टी थी, मजदूर पक्ष था, उसने भी किस तरह मदद की, वो हम आगे आर्टिकल में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम इतना इस आर्टिकल में यही देखेंगे कि ब्रिटिश जनता और राजनीतिक संसदों ने भी हिंदुस्तान के सुशासन के लिए सरकार पर जोर दिया था। तो हिंदुस्तान की जनता को इस तरह मदद करने वाली ब्रिटेन की जनता काफी समझदार होने की वजह से वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे लोग इंग्लैंड में रहकर भी हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए अपने क्रांतिकारियों का अंजाम दे सके। दादा भाई नौरोजी या गांधी जी जैसे नेताओं को भी ब्रिटेन के लोगों ने काफी मदद की। जब दादा भाई नौरोजी ने 1866 में, यानी आप सोचिए कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई, लेकिन उसके 20 साल पहले यानी 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, एक संगठन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसकी स्थापना ब्रिटेन में की थी। और इस संगठन का उद्देश्य क्या था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, कि हिंदुस्तान की जनता की आवाज और हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में सही जानकारी ब्रिटिश जनता और सांसदों को देना था। अब हम सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था, और उनका शासन यहाँ पे किस तरह चल रहा है, यानी किस तरह वो यहाँ पे अन्याय कर रहे हैं, इसकी जानकारी यानी उन्हीं के खिलाफ आप किसको बता रहे? ब्रिटिश की जनता को या सांसदों को बता रहे, यानी आप ब्रिटिश जनता को उकसा रहे। तो उसको उकसाने के लिए जो आप संगठन खड़ा किया है, तो ये एक क्या है, इसको कहते हैं कि एक आश्चर्य की बात कह सकते हैं। और यह संगठन भी 1-2 साल नहीं, तो पूरे 14 साल यानी 1880 तक ब्रिटेन में कार्यरत रहा। तो आप इससे सोच सकते हैं कि यह ब्रिटिश जनता की उदार विचारधारा ही है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आज आप वो जो सिचुएशन हमने बताई कि 14 साल तक ब्रिटिशों का ही राज है और ब्रिटिशों के राज जो उसमें अन्याय हो रहे, वही आप ब्रिटिश के लोगों को उनके ही देश में जाकर बता रहे। तो आज हम इमेजिन करिए कि 2020 में अगर भारत में कोई यह करेगा तो उसका क्या परिणाम होंगे, उसके साथ क्या असर हो सकता है, ये आज आप अच्छी तरह जान सकते हो। आज हम गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ा सा भी बात करेंगे तो क्या उसका असर होता है। तो अभी हम थोड़ी सी 1920 के ब्रिटिश के साम्राज्य के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं कि 1920 में जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसकी स्थिति क्या थी।
तो 1920 यानी उसके 100 साल पहले 1815 से 1914 के कालखंड में ब्रिटिश साम्राज्य इतिहास में विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था। उन्हें ग्लोबल हेगेमोन यानी विश्व का पुलिस माना जाता था। द एम्परर ऑन विच द सन नेवर सेट्स यानी जिस साम्राज्य पर सूरज कभी नहीं ढलता, यह ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है। अभी आप 1913 में कंपेयर करिए तो 1913 में दुनिया के 430 मिलियन यानी 430 मिलियन यानी आप सोच सकते 430 यानी अगर परसेंटेज में कहा जाएगा तो 23% पॉपुलेशन, और जो विश्व का पूरा टेरिटरी है उसका 24% पार्ट पर ब्रिटेन का साम्राज्य था। यानी आप ये सोचिए कि विश्व के 23% पॉपुलेशन और 24% टेरिटोरी पर किसका साम्राज्य था? ब्रिटेन का साम्राज्य था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन दिवालिया होने के कारण उसे अमेरिका से 4.33 बिलियन यूएस डॉलर का कर्जा लेना पड़ा था, जिसका आखिरी भुगतान अभी 2006 में हुआ है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसे हमने कहा था कि पहले 100 साल में उनका 23% 430 मिलियन लोगों पे उनका साम्राज्य था, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद 20 साल यानी 1945 से 1965 के कालखंड में उनकी सत्ता दुनिया के सिर्फ 5 मिलियन जनसंख्या तक सीमित हुई। यानी पहले कितनी थी? दूसरे विश्व युद्ध के पहले 430 मिलियन, और दूसरे विश्व युद्ध के 20 साल बाद उनकी जो शासन था वो सिर्फ 5 मिलियन जनसंख्या तक सीमित था। तो इससे हमें 1947 में हमें स्वतंत्रता किस तरह मिली इसका अंदाजा हो सकता है। अब इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सभी राजनेता या क्रांतिकारी या जो हिंदुस्तान की जनता थी उन्होंने अपनी जान से बढ़कर इस स्वशासन को मिलने की कोशिश की थी। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है कि इसके साथ विश्व के बाकी लोगों की विचारधारा और खास तौर पर ये जो दूसरा विश्व युद्ध है यह हमारे हिंदुस्तान की आजादी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। युद्ध को जीतने के बाद ब्रिटेन के हालात हालांकि उन्होंने दूसरा विश्व युद्ध जीता, लेकिन उसके बाद उनके जो आर्थिक हालात थे वो काफी कमजोर हुए थे। और उस वक्त ये भी हुआ था कि जो पहले युद्ध के दौरान या युद्ध के पहले जो हुजूर पक्ष यानी कंजर्वेटिव पार्टी वहां पे सत्ता की थी, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हो गई, वहां पे मजदूर पक्ष यानी लेबर पार्टी सत्ता में आई। तो और वो क्या थे? लेबर पार्टी हिंदुस्तान की स्वराज्य के प्रति अनुकूल थी। तो अभी आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि 1947 में जो हमें स्वतंत्रता मिली उसके दो कारण विश्व के उसके अनुसार देखेंगे तो कि ब्रिटेन ने हालांकि युद्ध जीता था, लेकिन उनके आर्थिक जो स्थिति हालात थे बहुत कमजोर थी, और युद्ध के बाद लेबर पार्टी वहां पे सत्ता में आई। और एक खास बात है कि जो युद्ध के दौरान जैसे हमने बताया कि ब्रिटेन में हुजूर पक्ष था यानी कंजर्वेटिव पार्टी थी, और उसके पंत प्रधान कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ये जो विंस्टन चर्चिल है उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और धैर्य और साहस से न कि सिर्फ ब्रिटेन को बल्कि पूरे यूरोप के लोकतंत्र को नाजीवाद से बचाया। आपने वो दूसरा विश्व युद्ध देखा है कि नाजीवाद हिटलर वो किस तरह पूरे यूरोप को उसने कैप्चर किया था, और बाद में ब्रिटेन भी हारने वाला ही था, लेकिन विंस्टन चर्चिल थे वो विंस्टन चर्चिल ने सभी लोगों को पकड़ के रखा और नाजीवाद के खिलाफ उन्होंने अच्छी तरह से मुकाबला किया, और उसके वजह से ये ब्रिटेन युद्ध में जीत गया। तो वह एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, और जिन्होंने ये जो दूसरा विश्व युद्ध 1945 में शुरू हुआ, लेकिन 1930 से उन्होंने ये जो नाजीवाद जो जर्मनी में जो बढ़ रहा था, और दूसरा 1918 के बाद रशिया में जो साम्यवाद जो यानी कम्युनिज्म फैल रहा था, तो ये दोनों के बारे में उन्होंने 1930 से उन्होंने यूरोप को आगाह करने की कोशिश की थी। तो लेकिन उस वक्त किसी ने उनका सुना नहीं। लेकिन क्या हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद? इतने बड़े राजनीतिज्ञ थे, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश जनता ने उन्हें और उनकी जो पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, उनको सत्ता से हटाकर मजदूर पक्ष यानी लेबर पार्टी के हाथ में सत्ता सौंप दी। तो आज 2020 में
हम हमारे भारत के बारे में सोचते कि भारत में अगर ऐसा कोई लीडर होता था और जिसने युद्ध नहीं बल्कि विश्व युद्ध और खुद के देश को नहीं तो बल्कि यूरोप को, तो जैसा हम भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत और उसके आजू बाजू के एशिया कह सकते, तो पूरे एशिया को अगर ये युद्ध जीता देता था तो क्या होता था। तो इसलिए भारत की जनता लोकतंत्र के लायक नहीं है। ये चर्चिल की भविष्यवाणी आज दुर्भाग्य से सच नजर होती आ रही है। इसलिए बाबा साहब 1920 में अपने इस लेख में कहते हैं कि सिर्फ चिल्लाने से मिलने के लिए स्वशासन इतना सस्ता नहीं है, और यह भी निश्चित नहीं कि सिर्फ आंदोलन से स्वशासन प्राप्ति होती है। तो यह दोस्तों, ये हमने जो आर्टिकल अभी पढ़ा स्वराज्य के माता पिता, और जो ब्रिटेन जो हमारे स्वशासन मिला, स्वराज्य मिला, तो उस वक्त हमारे देश के या पूरे विश्व के क्या हालात थे, और इंग्लैंड की खासतौर से जनता कितनी अपनी लोकशाही के प्रति कितनी सजग थी, इसकी भी हमने जानकारी ली। तो आज हम यहाँ यहीं पे समाप्त करते हैं। शुक्रिया और जय भीम दोस्तों। तो मैं ये आर्टिकल आपको कैसा लगा या वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आपकी राय आप जरूर दीजिए, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और आपकी जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया के साथ आप लोगों को शेयर करिए। यह हमारी ये दिल से कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और उन्हें इस देश को, यानी देश को आज़ादी किस तरह मिली, किस तरह लोगों ने इसके लिए कोशिश की, उस वक्त देश के हालात क्या थे, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो हम आने वाला जो भारत है, ये भारत और अच्छी तरह बना सकते हैं और एक मजबूत भारत बना सकते हैं। तो यही हमारी कोशिश है, और धन्यवाद। जय भीम दोस्तों, थैंक यू।